तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल से खास बातचीत। मेरा धागा मेरा देश मेरा तिरंगा अभियान पर बोले नवीन जिंदल, हमने धागे मंगवाए और धागे से फ्लैग बनाए, हमने देश भर में ऊंचे ऊंचे झंडे लगाए। देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाने की ओर है। जब बात स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की आती है तो कई ऐसे नायक हैं जिनकी वजह से आज हम इस दिन को मना पाते हैं। ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी है, वो है हर घर तिरंगा की। आज हर घर तिरंगा पूरे स्वाभिमान के साथ, पूरे अधिकार के साथ हम मनाते हैं। इसके पीछे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद आज हम हर घर पर, हर कार्यालय पर हर घर तिरंगा मनाते हैं। वो व्यक्ति हैं नवीन जिंदल, सोशल रिफॉर्मर, नेशनल फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र से सांसद, लोकसभा सांसद और जाने माने उद्योगपति। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। इसके पीछे की मैं सबसे पहले कहानी आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या प्रेरणा आपकी रही थी जिसकी वजह से आज हम हर घर तिरंगा पूरे अधिकार स्वाभिमान के साथ मनाते हैं। तो 1990 में मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर लोग बाग बहुत गर्व से अपने देश के झंडे को फहराते थे। तो मुझे लगा कि हम भारत में तो ऐसा नहीं करते और हमें भारत में भी ऐसा करना चाहिए। और फिर अमेरिका में सबको देखकर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर भारत का झंडा मुझे दर्शाना चाहिए। तो मुझे एक मेरे अमेरिकन दोस्त ने मुझे भारत का झंडा भेंट किया और मैंने उसको अपने वहाँ पर, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैंने अपने दफ्तर में लगाया और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि झंडे को लगा के रोज़ रोज़ मैं उसको देखता था, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी उससे। और जब मैं पढ़ लिख के मैं वापस आ गया और आकर के उसमें मैं 22 साल का था, 26 जनवरी 93 को हमने झंडा फहराया, क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त को सभी जगह झंडे लगाए जाते हैं, सभी कारखानों में, दफ्तरों के अंदर। और अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि सिर्फ पोल था, यानी कि खंबा था, लेकिन झंडा गायब था। तो मैंने कहा कि वो झंडा क्यों हटा दिया, इतना सुंदर लग रहा था वो। तो मुझे जो हमारे मैनेजर थे उन्होंने कहा कि जी हम हर रोज़ झंडे को नहीं दर्शा सकते, हम केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही झंडे को फहरा सकते हैं। तो मैं कुछ कदम चला, मुझे बहुत अजीब सी लगी बात कि हम अपने ही देश के अंदर, अपने ही देश के राष्ट्रीय ध्वज को अगर नहीं दर्शा पाएंगे तो फिर दुनिया में कहाँ दर्शा पाएंगे। और जबकि मैं अमेरिका में जब मैं भारत का झंडा मैं दर्शा रहा था तो मुझे किसी ने नहीं रोका, और हमारे यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम झंडा नहीं फहरा सकते। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप झंडे को हर रोज़ हम दर्शाएंगे और इसको सुबह सूर्योदय के समय इसको पूरे सम्मान के साथ इसको लहराएंगे और सूर्यास्त के समय इसको हम उतारेंगे। तो 1.5 साल तो चलता रहा। फिर एक दिन कमिश्नर एसपी आए, उन्होंने आकर झंडे को उतरवा दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे को तो, सरकार को तो लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने देश के झंडे को फहराएं, और यहाँ पर सरकार लोगों को रोक रही है। तो उसके बाद फिर मैं उस समय करीब 23.5 साल का था, तो मैंने भारत सरकार के ऊपर एक केस किया, और जो कि पहले हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। बहुत रोमांचक ये कानूनी संघर्ष था। और फिर 23 जनवरी 2004 को 10 साल के कानूनी संघर्ष के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया 23 जनवरी 2004 को, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है एक मौलिक अधिकार के रूप में। उसी के अंतर्गत हम तिरंगे झंडे को हम हर रोज़ अपना दर्शा सकते हैं। तो ये पहली बार था जब हमें ये मौका मिला कि हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हम दर्शा सकें। और एक मेरा जो सपना था कि हम सबको, देश के 150 करोड़ लोगों को ये आज़ादी होनी चाहिए कि अगर कोई झंडा दर्शाना चाहे तो वो दर्शा सके, तो वो हमें ये हक मिला। आपका स्वप्न और हमारा हकीकत आज है, और बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो कहानियां हैं वो आने वाली पीढ़ियां इसे जाने। और एक ऐसी ही मुहिम जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा अभी निकाली गई है, वो मेरा धागा मेरा देश मेरा तिरंगा, मैं उसके पीछे का भी जानना चाहूंगी कि क्या लक्ष्य है और आने वाले दिन में किस तरीके से इसे आप देखते हैं। तो आज से 21 वर्ष पहले जब ये हम केस जीते तो लोग बाग झंडे को फहराने में वो बहुत संकोच महसूस करते थे, क्योंकि कभी ये हक मिला नहीं था आज तक, इससे पहले कभी भी हक नहीं मिला। आप हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं
चाहे अशोका का राज था, चाहे मौर्य का था, फिर मुगलों का रहा, फिर अंग्रेजों का राज रहा, झंडा हमेशा राजा का रहा, कभी भी प्रजा का नहीं। और जब ये हक प्रजा को मिल गया, देश के नागरिकों को मिल गया, तो लोग इसको दर्शाने से संकोच करते थे। तो इसको पॉपुलराइज करने के लिए, इसको लोकप्रिय करने के लिए कि लोग बाग अपने जीवन में झंडे को दर्शाएं, उससे प्रेरित हों, हमने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया। और फ्लैग फाउंडेशन के अंतर्गत हमने ऊंचे ऊंचे झंडे लगाने शुरू किए पूरे देश के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर सेंट्रल पार्क में, जिसको कि पहले कैनॉट प्लेस कहा जाता था, वहाँ पे हमने लगाया। मैंने कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में बहुत लगाए, दिल्ली में बहुत लगाए, सभी जगह आज पूरे देश के अंदर करीब लगभग 200 फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लगाए और करीब 550 बाकी सब लोगों ने मिलकर लगाए, जिससे कि आज हमारे देश में 750 से भी अधिक ऊंचे झंडे हैं, जो कि विश्व में किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक भारत के अंदर है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसी तरह से हम फ्लैग फाउंडेशन के ऑफ इंडिया के अंदर कभी हम पेंटिंग एग्जीबिशन करते हैं, कभी हम कवि सम्मेलन करते हैं, कभी हम फोटो एग्जीबिशंस करते हैं, लोगों से फोटोज मंगाते हैं। तो इस बार सुझाव आया था कि क्यों ना लाखों लोगों से हम धागे मंगवाएं। तो लाखों लोगों ने पूरे देश से हमें धागे भेजे हैं और उन धागों से हमने तिरंगे बनवाए हैं, तिरंगे झंडे हमने बनवाए हैं। और वो तिरंगे झंडे जो है उनके अंदर करोड़ों लोगों की आशाएं, करोड़ों लोगों का विश्वास, करोड़ों लोगों की शुभकामनाएं उसके अंदर है। और ये भावनात्मक रूप से पूरा देश को जोड़ने का इसने काम किया है। तो इन धागों से बने हुए झंडे हम माननीय राष्ट्रपति जी को हम भेंट करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम भेंट करना चाहते हैं कि ये लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है देश के प्रति। और बहुत उम्मीदों के साथ जो है वो झंडे को देखते हैं कि ये झंडा जब फहराएगा तो इससे देश में खुशहाली होगी। और जहाँ जहाँ झंडे फहराएंगे, आज हम सामना कर रहे हैं कि सभी जगह देश के अंदर जो हवा की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है, खास करके दिल्ली रीजन में तो बहुत ही खराब है। तो झंडे को भी सांस लेने में दिक्कत होती होगी, जैसे लोगों को झंडे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए ये भी संदेश जाएगा कि हम सब मिलकर अपने वातावरण को अच्छा बनाएं, जिससे कि हम भी अच्छी साफ हवा में सांस ले सकें और हमारा झंडा भी स्वच्छ हवा के अंदर सांस ले सके। बहुत ही बेहतर, हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा एक विचार इसके पीछे है। मगर अगर संविधान की भी हम सर बात करते हैं, चूंकि 75वां संविधान दिवस हमने इस वर्ष मनाया, तो किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे संविधान के जो उपलब्धियां हैं अब तक की? तो देखिए, आज हम जो भी हैं, हमारे देश को जो भी मजबूती मिली है वो हमारे संविधान से ही मिली है। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स, जो हमारे देश के निर्माता, संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर हमारा संविधान बनाया और उसके अंदर देशवासियों को हर तरह के उनको हक दिए, हर तरह के उनके हक की बात इसके अंदर लिखी गई। और जो तिरंगा झंडा सरकार नहीं फहराने दे रही थी, और जो तिरंगा झंडे को फहराने की जो हमें अनुमति मिली, वो भी संविधान के बदौलत ही है, क्योंकि संविधान ही हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक देता है, जिसके अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक मौलिक अधिकार घोषित किया और हमें हक दिया कि हम हर रोज़ तिरंगे झंडे को फहरा सकते हैं। तो इस तरह की अनगिनत बातें हैं, जहाँ भी लोगों को तकलीफ आती है तो वो संविधान का ही सहारा लेते हैं। तो संविधान ही हमारे देश को मजबूत करता है और लोगों को एक करता है। सर, संविधान की अगर हम बात करते हैं, चूंकि आप एक उद्योगपति भी हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं आप, मगर एक राजनेता भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। कहीं ना कहीं जो देश, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। मगर जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे हम चुनावों की बात करें तो चुनाव से संसद तक, संसद से अब सड़कों तक, संविधान पर सवाल उठाया गया विपक्ष के द्वारा, किस तरीके से इसे आप देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि एक ये पॉलिटिकल गिमिक ये सिर्फ था, और कई बार राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है कि कोई ना कोई मुद्दा उठाना, और कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की कि संविधान खतरे में है, ये है, वो है। तो लेकिन और संविधान की उसकी जो है कॉपीज साथ में ले करके घूमना, पार्लियामेंट में दिखाना, तो ये एक सिर्फ मैं कहूँगा ये कि दिखावा था। और भारत की जनता, जनता जनार्दन जो है सब कुछ जानती है, सब समझती है। कोई संविधान देश का जनता को समझ में आ गया, कोई संविधान खतरे में ना है, नहीं है।
और ना ही इसके बारे में कोई बातचीत हो रही है। तो इसलिए अब जो है, अब नहीं, आजकल नहीं उठ रहा। आजकल जो है संविधान के बारे में लोगों ने बोलना या विपक्षी दलों ने बोलना बंद भी कर दिया है। तो उन्होंने कोशिश की इसको उठाने की, कुछ जगह उन्होंने इलेक्शंस के दौरान इसका लाभ भी उठाया, इसके बारे में भ्रम फैलाकर। लेकिन अब मैं समझता हूं कि लोग समझ गए हैं कि अगर अगर संविधान की सही मायने में किसने रक्षा की है, संविधान का पालन किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सर, बजट सेशन की अगर हम बात करते हैं, चूंकि बजट सेशन अभी आने वाला है, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर आपकी सरकार चल रही है, चूंकि उद्योगपतियों की आवाज कहीं ना कहीं आप उठाते हुए भी नजर आ सकते हैं, कुरुक्षेत्र की आवाज उठाते हुए नजर आ सकते हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बजट सेशन से? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जैसे आपने ठीक कहा कि सरकार का लक्ष्य, माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है कि हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके अंदर हर वर्ग की जो आय है वो कम से कम आज से 3-4 गुना ज़्यादा हो और सब वर्ग संपन्न हो। तो इसलिए ये बजट भी एक मौका मिलता है सरकार को कि अपनी सभी नीतियों की प्लानिंग इसी ढंग से हो कि हम अपने विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हम पहुंच सकें। तो इसमें मैं समझता हूं कि हर वर्ग के हित की बातें होंगी, चाहे वो महिलाएं हैं, युवा हैं, हमारा किसान वर्ग है, देश के अन्नदाता जिनको कहा गया है। तो इसलिए सभी वर्गों के लिए मैं समझता हूं कि बजट सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है सरकार को कि सरकार की आय कितनी है, सरकार के खर्च कितने हैं, सब चीज़ों को देखकर बनाया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि निर्मला सीतारमण जी वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बजट पेश करेंगी, जिसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। एक आखिरी सवाल सर, हर घर तिरंगा को लेकर के कर लिया जाए, चूंकि जिस तरीके से आपके द्वारा, जिसका जिक्र भी आपने किया कि 1990 के टाइम में जो आपने अभियान शुरू किया और अभी जिस तरीके से धागे वाला अभियान शुरू किया है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आने वाली जनरेशन है उसके पीछे का महत्व जान सके, बच्चे इसका महत्व जान सके। तो कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता कि जो फ्लैग की जो भी महत्व है वो बच्चों को बहुत छोटे उम्र में, यानी एज अ सिलेबस भी उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को एक गीली मिट्टी कहा जाता है कि उन्हें जिस भी आकार में डाला जाएंगे वो आकार वो ले लेंगे। तो इज अ सिलेबस किस तरीके से आप फ्लैग को देखते हैं? तो देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि बच्चों को बचपन से ही राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में, किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है उसके बारे में ये सब बताना चाहिए। और झंडे के बारे में हमेशा मैं ये कहता हूं कि झंडा फहराना एक प्रतीकात्मक कदम है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति देश का सबसे पावन प्रतीक, उसका राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, तो अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर, अपनी जाति से, अपने क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि उसे देश से प्यार है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा हमेशा हमें याद दिलाता है अपने कर्तव्यों के बारे में, कि हम देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। और अगर मैं अपना काम अच्छे से करता हूं, देश के हितों को आगे रख के करता हूं, आप अपना काम अच्छे से करते हैं, तो हम सब मिलकर भारत को, अपने सपनों का विकसित भारत बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे नवीन जिंदल, हर घर तिरंगा के पीछे जो नायक हैं, जिन्होंने हर घर तिरंगा जो अभियान है वो शुरू की, जिसके बाद हम पूरे अधिकार के साथ अपने घर पर तिरंगा, अपने कार्यालय में तिरंगा फहराते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।